सर ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री जो में क्या इसका असर पड़ा है जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पास हुआ है और इसमें रोजगार बढ़ेंगे क्या? अगर हम बजट की बात करें तो बजट ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए या 6 महीने 2 साल के लिए दिया है। बहुत लंबा बजट, बहुत लंबा विज़न किया है। जैसे फैक्ट्री हमें स्थापना करनी होती है तो हमें 5 साल पहले से हिसाब जोड़ना पड़ता है और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो 10-10, 15-15, 20-20 साल तक के देते हैं। तभी कोई हमें फाइनेंस देता है, तभी हम समझ पाते हैं कि जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिसमें हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 5 साल बाद दशा क्या होगी, 10 साल बाद दशा क्या होगी, 20 साल बाद। तो ये इन्होंने रोड मैप बनाया 25 साल का। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा दिया है, गति शक्ति पे इतना पैसा जो लगा रही है गवर्नमेंट, जो करोड़ों रुपया ट्रांसपोर्टेशन लगा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होने से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका खर्चा कम होगा, उसकी लागत कम हो जाएगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ही मिलेगा। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो अभी इमरजेंसी क्रेडिट लोन की बात की है, जिसको फिर बढ़ाया है, उसकी वजह से ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसको कोविड की वजह से कहीं कोई थोड़ा बहुत भी डेंट हुआ होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर वो इंडस्ट्री चलेंगी तो उससे जुड़े हुए सभी रोज़गार चलेंगे। जहाँ तक रोज़गार की बात है तो आप ये मान लीजिए कि सरकारी अधिकारी या सरकार बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं दे सकती। टोटल रोज़गार में से मुख्य ज़्यादा से ज़्यादा 5% रोज़गार गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं। बाकी 95% या तो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दिए जाएंगे या किसानों के द्वारा दिए जाएंगे और या फिर सर्विस इंडस्ट्री दिया है। तो सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। हर प्रकार के नए से नए जो दुनिया में नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर विचार किया है। और अब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है बड़ा आश्चर्यजनक है कि वित्त मंत्री महोदय ने इतनी दूर तक की बात सोची। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कहा था कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगाया, इस बार भी नहीं लगाया। और जबकि बजट जो खर्चे का बजट है वो बढ़ा के फिर उन्होंने 35.5 लाख से ऊपर कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो विनिवेश से लाए, कहीं से लाए, उन्होंने अपने दर्द को नहीं बताया, कहीं से भी उन्होंने अरेंजमेंट करने की कोशिश की। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए संभवतः इससे बेहतर बजट मैंने अपनी पूरी 50 साल की जो इस लाइफ में नहीं देखा कि इतना ऊपर भी सोच सकता है कोई। राजनीति से ऊपर जाके भी आप सोच सकते हो, राष्ट्र के लिए सोच सकते हो, राष्ट्र के 25 साल आगे लिए सोच सकते हो। एक इंडस्ट्री खिलाते मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, तो मैं उन बच्चों को लगाता हूँ 25 साल आगे की, ना जबकि ना तो माननीय वित्त मंत्री महोदया रहेंगी और ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए चिंता करना मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और बहुत से लोगों के लिए तो एक ये स्वप्न है कि क्या कोई व्यक्ति इतना ऊंचा, इतना बेहतर सोच सकता है और इतने बेहतर के लिए इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है ना। चाहे कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, चाहे वो बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, ये सब कुछ बढ़ रहा है। जबकि कोविड में होना ही चाहिए था, सब कुछ घटता, सब कुछ बढ़ रहा है। आज बात की जा रही है कि 9% का विकास दर आएगा, जो कोई सोचना नहीं चाहता था। आज बात हो रही है, पूरे विश्व में बात हो रही है कि कोविड के टीका दिए, 80-80 लाख के करोड़ टीका इन्होंने बाहर भेजे, उसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को एक मजबूत देश की तरह पेश किया जा रहा है। इसके लिए वित्त मंत्री महोदय का जितनी भी सराहना की जाए। तो केंद्र सरकार द्वारा बजट पास हुआ है, इसमें इस बजट से शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक तो ये बजट जैसे कि सरकार ने भी कहा है पेश करते हुए कि अगले 25 सालों का विज़न डॉक्यूमेंट है। और आज़ादी के 75वें साल में जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक शिक्षा जगत का सवाल है, एक सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी जो पहल है, जिसके लिए पिछले 10 सालों से हम लगातार उम्मीद कर भी रहे थे, वो थे एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना। कि बजट के अंदर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के स्थापना के विषय में कहा गया है और धीरे धीरे वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की डेवलप होंगी और दुनिया के अंदर जो ज्ञान है या जिसको कहना चाहिए नॉलेज है, नॉलेज के समागम का एक वर्ल्ड क्लास नॉलेज। अभी तक क्या कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन बच्चे ले सकते हैं, इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ साथ जो डिग्री के कोर्सेज भी हैं उनको हम अपने पास कहीं ना कहीं ले पाएंगे। जी, तो मैं ये और भी जानना चाहूँगा सर, ये स्वास्थ्य विभाग में इसमें क्या कुछ? देखिए, स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट की चुनौती है। हालांकि किसी भी सरकार के अंदर और किसी भी अगर आपने एक समृद्ध राष्ट्र बनना है और डेवलप्ड नेशन बनना है तो उन पे इलेक्शन के 2 ही एजेंडे हुआ करते हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को आपने कर लिया, यानी नागरिकों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इशू है और ह्यूमन डेवलपमेंट दूसरा इशू है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको शिक्षा और स्वास्थ्य
ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। सरकार ने अपना जो खर्चा है उसको बढ़ाया है और हम 150 करोड़ से ज़्यादा हमने वैक्सीन लगाई है, दुनिया भर को हमने एक्सपोर्ट करा है। इंडिया की वैक्सीन को दुनिया भर में मान्यता मिली है। शिक्षा के ऊपर के साथ साथ जो स्वास्थ्य के ऊपर भी गवर्नमेंट है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस के जो करीब करीब हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना, एम्स की स्थापना, ये सारी गवर्नमेंट के विज़न के अंदर हैं। और हमें लगता है कि जो भारत की औसत आयु जो आज की डेट में 72 वर्ष की है, जल्दी हमें 80 और 82 वर्ष की देखने को मिलेगी। सर, रोजगार के बारे में भी बजट में कुछ बताया गया है कि देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है रोजगार देना और दूसरा है रोजगार पैदा करना। तो मुझको लगता है कि जो बजट के अंदर है वो रोजगार पैदा करने के अवसर देने का प्रयास किया गया है। और रोजगार अगर पैदा होने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो जिसे कहना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो आगे बढ़ने की कोशिश है। और हालांकि सर्विस सेक्टर के अंदर ही आगे रोजगार ज़्यादा बढ़ेंगे और उस ओर गवर्नमेंट को ध्यान दिया भी है, लेकिन और भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रोजगार, बेरोजगारी और रोजगार एक किसी भी सरकार के लिए चुनौती होती है। और 8 या 8.5% की ग्रोथ रेट, क्योंकि आपकी आबादी 1% बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट 3 से 4% बढ़ता है, और उसके लिए उतने रोजगार पैदा करने के लिए आपको 8 से 8.5% तक की विकास दर अगर हम अगले 10 वर्षों तक। सर, नाम जानना चाहेंगे और आज क्या प्रोग्राम हुआ है? आज नमस्कार जी। वैसे आज खंडेलवाल कॉलेज के इस प्रांगण में हम लोग हर वर्ष जब बजट आता है, बजट के नेक्स्ट डे बजट का विश्लेषण और पैनल डिस्कशन करते हैं। आज उसी के क्रम में रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन और KCMT ग्रुप एक बजट पे पैनल डिस्कशन कर रहा है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष शर्मा और जो मुख्य अतिथि कार्यक्रम के डॉक्टर श्याम खंडेलवाल हैं, जो कि BL एग्रो इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन भी हैं, और डॉक्टर NL शर्मा जी, CA विनय कृष्ण जी और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, ये लोग अपने मंच के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे हमारे छात्रों के साथ। और बजट में क्या क्या आज इस बजट में रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे छात्रों के बीच में, प्लस बजट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इकनॉमी में और हम लोगों को मैनेजमेंट एजुकेशन में इसको कैसे कोरिलेट करना चाहिए, इस पर आज चर्चा होगी। सर, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, इस बजट से शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, एज़ पर अगर मैं एजुकेशन एक्सपर्ट मानूँ अपने आप को, तो बजट का एजुकेशन के लार्जर एस्पेक्ट में एकदम से कोई बहुत इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बजट हर साल आता है। हम लोग का देश प्रोग्रेसिव देश है, एजुकेशन का स्तर हर साल बढ़ता जा रहा है, नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। सरकार भी लगातार हमारे जो चाहे बेसिक एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो, इसमें पॉजिटिव चेंजेस ला रही है। नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। स्पेसिफिकली इस बजट से कोई एकदम से चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ना आएंगे। ठीक, थैंक यू।